नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोगों ने विकास के सिद्धांत संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे। वीडियो तो पूरा बनाया गया था, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से आधा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका था। तो जितना हुआ था उतना मैंने पार्ट 1 करके यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी है पार्ट 2, और पार्ट 2 के ही नाम से यूट्यूब पर अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। कल हम लोग जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिव्यू हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो हम लोगों ने पहले देखा था निरंतरता का सिद्धांत, विकास की निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या इसी को सतत विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोगों ने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा था समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यूनिफॉर्म पैटर्न की बात थी, यूनिफॉर्म पैटर्न। तीसरा हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, के मतलब की ओर के विकास का सिद्धांत, की ओर का सिद्धांत। ये आप लोग देख लीजिएगा। जनरल टू स्पेसिफिक की बात थी। ये तीनों हम लोग देखे थे। और इसके बाद एक सिद्धांत और हम लोग देख रहे थे जहां बीच में ही कट गया था वीडियो, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया था कि विकास सतत एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए स्किनर जी की एक कही हुई बात, उनकी कही हुई उक्ति आप लोगों के सामने लाई गई थी कि इन्होंने कहा था कि इसका संबंध जो है निरंतरता के सिद्धांत को सिर्फ इस रूप में जाना जा सकता है, इससे ये सत्यापित हो सकता है कि विकास, कोई भी विकास एकाएक नहीं होता। किसी भी विकास होने के लिए समय चाहिए होता है। जैसे आप किसी दिन देखते हैं कि बच्चे का दांत आज निकल आया है, तो वो एक दिन की चीज़ नहीं होती है या 2 दिन की चीज़ नहीं होती है, जब बल्कि वो उसके बहुत पहले से उसका प्रोसेस शुरू हुआ रहता है। यानी किसी भी नए लक्षण जो आपके सामने विकास के रूप में दिखते हैं वो कभी पीछे से चलते आ रहे हैं, जिनकी शुरुआत पीछे कहीं से हुई है। इसलिए कहा जाता है कि विकास जो है वो निरंतर होता है और इसी सिद्धांत पर निरंतरता का सिद्धांत कार्य करता है। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें आप लोगों को बताया गया था, हम लोगों ने जाना था कि कोई भी विकास जो होता है वो समान प्रतिमान यानी समान मॉडल, समान प्रतिरूप के हिसाब से होता है। क्योंकि जो बच्चा विकसित हो रहा है, अगर कोई बच्चा विकसित हो रहा है यहाँ पे, यानी आपके देश में विकसित हो रहा है, तो कहीं जो सुदूर कोई बच्चा बैठा होगा वो बच्चा भी उसी प्रतिमान, उसी मॉडल के आधार पर विकसित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समान प्रजाति के बच्चे में कहीं से भी इस तरह की कोई चीज़ें देखी जाएं कि यहाँ का बच्चा किसी दूसरे मॉडल से विकसित हो रहा है और अमेरिका का बच्चा किसी दूसरे मॉडल से विकसित हो रहा है। यानी सभी जीव एक प्रजाति के, सेम प्रजाति के सभी जीव जो है, सभी बच्चे एक समान प्रतिमान यानी एक मॉडल से विकास करते हैं, उसमें अंतर नहीं पाया जाता है। तीसरा था सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जब विकास होता है और विकासात्मक कोई गुण देखे जाते हैं बच्चे में, तो वो पहले सामान्य प्रक्रियाओं को करते हैं, फिर उसके बाद वो कठिन प्रक्रियाओं को करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप कोई चीज़ पकड़ने के लिए दीजिएगा, जब वो बच्चा एकदम से छोटा होगा तो वो अपनी अंगुलियों पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए पहले वो पूरी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ या पूरे पंजे को उस पर रखता है। उसकी उंगलियों का कंट्रोल जब तक नहीं होता है तब तक वो उंगलियों का सहारा नहीं ले पाता और सही से उसको नहीं पकड़ पाता है। तो पहले वो पंजे का प्रयोग करेगा, फिर जा कर के लास्ट में अंगुलियों के सहारे वो बेहतर तरीके से पकड़ पाएगा। यानी पहले वो कोई काम करने के लिए पूरी शरीर का प्रयोग करता है, पूरी शरीर को चाहता है कि पूरी शरीर के द्वारा वो काम हो। तो इस तरह से पहले सामान्य तरीके से वो उस काम को करता है।
सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे विशिष्टता की तरफ चला जाता है। यही चीज़ मानसिक विकास में है, यही चीज़ सामाजिक विकास में है कि पहले वो अपनी माँ को देखता है, फिर पिता को देखता है, दादाजी को देखता है, घर के और सदस्यों को देखता है, पड़ोसियों को देखता है, यानी विकास जो होता है वो धीरे धीरे विशिष्ट होता जाता है। यही हम लोगों ने चर्चा की थी। और जो अगला नंबर था वो था दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत। इसी पर शायद वीडियो कटा था, इसके कुछ पार्ट हुए थे, कुछ बाकी रह गए थे। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि विकास के दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। तो दोस्तों कल बताया गया था कि विकास के दिशा का सिद्धांत जो होता है वो यहीं से दो भागों में बंट जाता है। एक जो हो जाता है वो उसका नाम है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत या नियम। दूसरा हो जाता है निकट दूर का सिद्धांत, इसको बोला जाता है सफेलो-कुडल लॉ, और इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ। ये दो नियम बदल जाते हैं, दो नियमों में बढ़ जाता है कौन? विकास के दिशा का सिद्धांत। कहीं कहीं ये विकास के दिशा का सिद्धांत न कह करके मस्तकोद्मुखी सिद्धांत और निकट दूर के सिद्धांत दो भागों में बांट दिया जाता है, और कहीं कहीं आपको एक जैसा मिलेगा, यानी विकास के दिशा के सिद्धांत के रूप में ही मिलेगा, और दोनों को वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मस्तकोद्मुखी दिशा का मस्तकोद्मुखी सिद्धांत क्या कहता है। आप लोग संभवतः नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत या नियम, सफेलो-कुडल लॉ। चलिए दोस्तों इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से विकास होता है, किस तरह से समझाया जाता है कि मस्तकोद्मुखी सिद्धांत क्या है। दोस्तों मान लीजिए कि यह एक बच्चा है, इसका सिद्धांत ये है बच्चा। दोस्तों मस्तकोद्मुखी सिद्धांत कहता है कि विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी सबसे पहले उसके सिर का विकास होगा, उसके बाद मुख के और भागों का विकास होगा, चेहरे के, उसके बाद धड़ का विकास होगा, फिर पेट का विकास होगा, फिर पैरों का। इस तरह से जाते जाते अंतिम में पैरों की तलुओं तक पहुंचता है, यानी पैर के निचले हिस्से तक पहुंचता है। इसी बीच में नीचे जो भी अंग आते जाएंगे उनका विकास होता जाएगा। ये मस्तकोद्मुखी सिद्धांत हमको बताता है कि विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और यही तरीका है कि जिससे भ्रूणावस्था में जब बच्चा कंसीव करती है माँ, तो जब विकास शुरू होता है, निर्माण शुरू होता है उसके भ्रूण का, तो भ्रूण के निर्माण में भी यही नियम लागू होता है कि वहाँ पे पहले इस भाग का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे नीचे के अंगों का निर्माण होता है। ये कहता है मस्तकोद्मुखी का सिद्धांत। और इसी आधार पर दोस्तों यह अपने गामक क्रियाओं का भी प्रयोग करता है, गामक क्रियाओं का भी विकास इसका इसी आधार पर होता है। जैसे कि सबसे पहले ये सर पर बैलेंस बनाना सीखता है इस अंग पर, उसके बाद धड़ पर बैलेंस बनाना सीखता है, फिर जांघों पर बैलेंस बनाना सीखता है, बाहों पर बैलेंस बनाना सीखता है, और फिर जो अंग जितना नीचे हैं या जितना दूर हैं
तो उस हिसाब से वो बैलेंस बनाना सीखता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं दूसरा निकट दूर का सिद्धांत। आपने देखा मस्तकोद्मुखी सिद्धांत में कि विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। चलिए दोस्तों, ये था आपका मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। अब हम लोग इसी चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से निकट दूर का सिद्धांत हमें क्या बताता है। ये है बच्चा। दोस्तों हाँ, हेडिंग आप लोग यहाँ पे बदल लीजिए, ये हो जाएगा निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत। दोस्तों ध्यान से इस चीज़ को देखिए और पढ़िए, क्योंकि विकासात्मक जो प्रक्रिया है, विकास के जो सिद्धांत हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे अभी मैंने स्किनर के एक लाइन के विषय में बात की आपसे, जो सतत विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत है, तो वहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछा गया है पहले, और पूछा जा सकता है कि कोई एक लाइन दे दी जाएगी, कोई एक पहचान दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये चीज़ किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है, विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए कि विकास की प्रक्रिया में अंगुलियों का विकास सबसे बाद में होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। अगर ये पूछ लेगा तो फिर ये विकास के सिद्धांत को जब तक आप समझे नहीं रहेंगे तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो निकट और दूर का सिद्धांत बताता है दोस्तों कि हमारे शरीर का जो मध्य भाग है, शारीरिक जो हमारी संरचना है, उसमें जो हमारा मध्य भाग है, यानी ये आप लोग मेरुदंड सुने होंगे, बैक का पोर्शन आपके, यहीं पे आपका स्पाइनल कार्ड होता है। तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये नर्वस सिस्टम यहाँ काम करता है। ऊपरी हिस्से में यहाँ पे होता है मस्तिष्क में, और फिर निचले हिस्से में ये आपके मेरुदंड जो होता है उससे लगा हुआ होता है। तो कहा जाए ये सबसे बिचला हिस्सा होता है शरीर का। कहा जाता है कि सबसे मध्य के भाग से, शरीर के सबसे मध्य के भाग से जो अंग नज़दीक हैं इसके, उनका विकास पहले, और जैसे जैसे अंग दूर होते जाएंगे उनका विकास बाद में होगा। इसी सिद्धांत पर निकट और दूर का सिद्धांत काम करता है, यानी इस मध्य भाग से नज़दीक जो अंग हैं उनका विकास पहले, और जो अंग इसके बाद हैं उनका विकास सबसे बाद में। अर्थात अगर हम इस तरह से परास देखें तो देखा जाएगा कि अंगुलियां इस मध्य भाग से सबसे बाद में हैं, हाथ की अंगुलियां। तो हाथ की अंगुलियों की बात अगर की जाएगी तो हाथ की अंगुलियों का या अंगुलियों का विकास जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, सबसे बाद में होता है। सबसे पहले यहाँ छाती का विकास होगा, कोहनी का विकास होगा, कंधे का विकास होगा, कोहनी का विकास होगा, उसके बाद फिर अंगुलियों का विकास होगा। ऐसे ही सभी शरीर में दोनों सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हुए मस्तकोद्मुखी सिद्धांत यानी ऊपर से नीचे, और निकट और दूर का सिद्धांत यानी केंद्र से बाहर जाते हुए अंगों का विकास सबसे बाद में होता है। ये कहता है हमारा निकट दूर का सिद्धांत, और दोनों मिला करके दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि मस्तकोद्मुखी सिद्धांत में ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है, निकट दूर के सिद्धांत में विकास जो होता है वो केंद्रीय भाग से, यानी जो मध्य का भाग है ऊपर से नीचे, वहां से जितने नज़दीक जो अंग होगा उसका विकास पहले, और जो अंग दूर होंगे उनका विकास बाद में होगा। ये है आपके निकट दूर का सिद्धांत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये दो भागों में बांट करके देखा जाता है या समझा जाता है। कहीं दर्शाने के लिए ये एक साथ भी दर्शाया जा सकता है और अलग अलग भी दर्शाया जा सकता है, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। चलिए हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मस्तकोद्मुखी सिद्धांत और निकट दूर का सिद्धांत कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गति का सिद्धांत। गति का सिद्धांत
या इसको गति की भिन्नता का सिद्धांत कह लीजिए, और स्पष्ट हो जाएगा, भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है। वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब है, अभी आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताई गई, निरंतरता का सिद्धांत, और वहां पे बताया गया कि विकास जो होता है क्या होता है, सतत होता है, कभी न रुकने वाला होता है, आजीवन चलने वाला होता है। जीवन के हर क्षण कोई न कोई नई चीजें आपको दिख रही हैं आपके विकासात्मक पहलू में। एक तरफ तो ये बताया गया और एक तरफ भिन्नता बताई जा रही है। तो दोस्तों वह भिन्नता विकास के गति में है। ये विकास के गति से क्या तात्पर्य है कि विभिन्न विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में सभी प्रकार के विकास की गति अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। जैसे दोस्तों अगर हम देखें कि हमारा शरीर जो है, जो विकसित होता है, वो शरीर शैशवावस्था में जब बच्चा शिशु होता है तो उसका विकास बहुत तेज होता है। फिर बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो उसका विकास जो है वो थोड़ा धीरे हो जाता है। बाल्यावस्था जब उसकी आती है तो क्या होता है, विकास थोड़ा सा नीचे हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है विकास की। कि पहले 6 महीने में अगर आप देखिएगा कि शरीर की जो लंबाई बढ़ती है, अगर उसी गति से किशोरावस्था तक लंबाई बढ़ जाए तो दोस्तों सबको अपने घर के दरवाजे 8 फीट के 10 फीट के बनाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है, विकास की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो शारीरिक प्रकृति हमारी कहती है, विकास की जो प्रकृति कहती है, विकास का जो सिद्धांत कहता है, उस आधार पर शिशु जो होता है, जब शैशवावस्था में बच्चा होता है और खास करके साल 6 महीने का जो उम्र होता है, वो उम्र जो है वो विकास बहुत तेजी से उस उम्र में होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो जाती है और बाल्यावस्था, विशेषकर जब बाल्यावस्था में बच्चा जाता है तो उसकी गति जो है धीमी हो जाती है एकदम। और फिर से जब बच्चा 13 से 15 साल में होता है, यानी किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में जब बच्चा पहुंचता है दोस्तों, तो उसके विकास की गति बहुत तेज हो जाती है और उसमें तमाम तरह के शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, इस तरह के या मानसिक अंतर दिखते हैं। और जो हमें लगता है कि इस उम्र में बच्चे में बहुत सारे अंतर दिख रहे हैं, हमको थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है उसके व्यवहार से कि अब ये इसका व्यवहार कुछ दूसरे तरीके से हो गया है। तो वो व्यवहार के गति का ही कारण है कि जो अभी बाल्यावस्था में कुछ चीज़ें थीं जो बहुत तेज़ी से नहीं विकसित हो रही थी, वो चीज़ें कहीं न कहीं किशोरावस्था के प्रारंभिक काल में वो चीज़ें देखी जाती हैं। और फिर जब बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तो एक बार फिर से गति क्या हो जाती है दोस्तों, धीमी हो जाती है। टैनर एक मनोवैज्ञानिक थे, टैनर ने यह स्पष्ट किया है और उन्होंने 4 प्रकार से गतियों का निर्धारण किया है। कौन कौन से 4 प्रकार दोस्तों? यही जो आपको बताए गए कि जब वो शिशु होता है तब उसका विकास बहुत तेज होता है, बाल्यावस्था में उसका विकास थोड़ा धीमे हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तेज हो जाता है और खास करके किशोरावस्था के जो प्रारंभिक चरण होते हैं, और फिर जब वह बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तो वहाँ पर विकास बिल्कुल धीमे हो जाता है। या जो शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो कुछ विकास ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रुक जाते हैं। यही चीज़ मानसिक विकास में है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था पूर्ण करते करते व्यक्ति का 90% क्या होता है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। अब जरा आप सोचिए कि 90% हो रहा है सिर्फ 12 साल में दोस्तों। अगर उसी हिसाब से 18 साल तक हो तो ये परसेंटेज तब तो 100 नहीं रह जाएगा। तो कभी भी गति समान नहीं होगी। विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास होता है वो विकास की प्रक्रिया जो है उसकी गति जो है वो मतलब कम या ज़्यादा होती रहती है। इन 4 तरीकों से 4 कालों में इस तरह से विकास तेज और धीमा होता है। तो ये गति का भिन्नता का सिद्धांत था कि विकास का गति जो है वो एक समान गति से ना होकर के विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गति से होता है। चलिए
अब हम लोग दोस्तों अगला सिद्धांत देखेंगे और अगला सिद्धांत है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता आपके बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में बहुत बड़ा टर्म है, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। इसको हम लोग कभी समझेंगे। बस इतना सिर्फ जानिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता के होते हुए कोई भी दो इंसान इस दुनिया का पूर्ण रूप से सभी पक्षों में एक समान नहीं हो सकता। यह कारण व्यक्तिगत विभिन्नता का है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता आनुवंशिक कारणों से या वातावरणीय कारणों से आती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण या व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि यद्यपि समान प्रतिरूप से विकास होता है, निरंतर होता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के नाते मनुष्यों में या जीवों में, एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में उसके आकार, उसके रूप, उसके रंग या उसके और भी सभी क्षेत्रों के विकास में अंतर देखा जाता है। कोई बच्चा छोटा होगा, कोई बच्चा बड़ा होगा लंबाई में, कोई बच्चा गोरा होगा, कोई बच्चा काला होगा, किसी की सांवेगिक बुद्धि जो है, सांवेगिक विकास कुछ मैच्योर होगा, किसी का कम होगा। यही चीज़ें सामाजिक विकास के लिए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही आती हैं कि आपको कोई भी दो व्यक्ति, एक ही पिता के, एक ही माता के दो बच्चे क्या होते हैं, वो अलग अलग दिखते हैं। ये कारण जो है सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नता के नाते है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के कारण ही, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं दिखता है, भले ही वह एक प्रजाति का ही जीव क्यों ना हो। चलिए, इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है। इसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। इसी के नाते व्यक्तियों में या जीवों में उसके रंगों, उसके आकार, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी सामाजिक स्थिति, इन सब में अंतर पाया जाता है। एक सिद्धांत और है दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंगों की असमानता अंगों में असमान गति से वृद्धि का सिद्धांत। दोस्तों इसको समझिए। वहां पे गति का सिद्धांत सिर्फ था दोस्तों कि गति जो है वो विभिन्न अवस्थाओं में कम या तेज थी। यहां पे अंगों से बात है कि अंगों की जो वृद्धि होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है और उनकी गति अलग होती है बढ़ने की। जैसे दोस्तों अगर हम अपनी शरीर पर ध्यान दें तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात जो है वो अलग अलग पाया जाएगा। आप जरा सोचिए कि कभी भी ऊपर सिर से लेकर के और पूरे इस एरिया का, जिसको आप चेहरा कहते हैं, जिसको आप सर कहते हैं, इस एरिया का अनुपात क्या आपके धड़ के अनुपात के बराबर होता है? क्या आपके पैरों का अनुपात आपके धड़ के बराबर होता है? क्या आपके धड़ का अनुपात आपके गले का अनुपात होता है? क्या आपके पैर का अनुपात, यानी उस अनुपात में बढ़ने की बात होती है, यानी बराबर की बात हो रही है कि क्या सर के बराबर धड़ का है की लंबाई है? क्या धड़ के बराबर ही पैर की लंबाई होगी एकदम से? तो उत्तर मिलेगा नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो मानव का जो ढांचा है
वो शायद बहुत अटपटा सा दिखेगा और वो समायोजित होने के लिए, सरवाइव करने के लिए कठिन हो जाएगा और ऐसा बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जो वृद्धि का, जो विकास का सिद्धांत है, वो कहता है कि यद्यपि एक ही जीव, एक ही प्रजाति का जीव हो, लेकिन उसके विभिन्न अंगों में वृद्धि जो होती है वो असमान होती है, वो एक जैसी वृद्धि नहीं होगी। यानी शरीर के अंग एक समान लंबाई के, एक समान आकार के नहीं होंगे। ये है आपका अंगों में असमान गति से वृद्धि का सिद्धांत, या अंगों में अलग अलग गति से वृद्धि का सिद्धांत, कि सभी अंगों में जो वृद्धि होगी वो अलग अलग होगी। हाथ की लंबाई कुछ और होगी शरीर के अनुपात में, धड़ की लंबाई कुछ और होगी, पैर की लंबाई कुछ और होगी, गले की लंबाई कुछ और होगी, या चेहरे की, पूरे चेहरे की, मस्तिष्क सहित, सर सहित पूरे चेहरे की लंबाई कुछ और होगी, उसकी ऊंचाई कुछ और होगी। ये बताता है अंगों में असमान गति से वृद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, अब हमें लग रहा है कि विकास के सिद्धांत जो हैं वो सभी हो चुके हैं, या अगर कहीं संख्या आपको ज़्यादा दिखती है या फिर कुछ और दिखता है तो पहले इन पढ़ाए हुए, बताए हुए सिद्धांतों से मिला लीजिए कि क्या किसी सिद्धांत में वो चीज़ें बताई गई हैं। होता क्या है कि अलग अलग जगहों पर ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इसको अपने हिसाब से बांटा जा सकता है, अपने हिसाब से इसको दर्शाया जा सकता है, अपने हिसाब से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, जो दिशा का सिद्धांत था, कि दिशा का सिद्धांत जो है वो दो भागों में जा करके बंट जाता है। तो कहीं कहीं उसको एक न मान करके दो मान लिया जाता है और कहीं कहीं एक मान लिया जाता है। तो इस तरह से हमें लगता है कि हम पूरे सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। आगे हम और चीज़ें अगली कक्षा में देखेंगे। दोस्तों, तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर कहीं कुछ ज़रूरत है सुधार की तो आप कमेंट करके बताएं, उसमें सुधार करके फिर आपको आपके सामने लाया जाएगा, जिससे आप बेहतर कुछ सीख सकें, बेहतर जान सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।